हेलो दोस्तों, अच्छे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसा पूरा विश्वास है। तो आइए, आज हम 12th क्लास का एक नया टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। एनसीईआरटी की बुक का है और 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका एक इंट्रोडक्शन है, उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन 11th क्लास की ओर चलते हैं। 11th में आपने एक फंक्शन पढ़ा था, है ना? फंक्शन पढ़ा था, रिलेशन भी पढ़ा था। और वास्तव में जो रिलेशन और फंक्शन है, सही मायने में कहा जाए तो फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। लेकिन रिलेशन में क्या है? रिलेशन थोड़ा सा लिबरल है ना? फंक्शन रिलेशन के मुकाबले थोड़ा सा डिसिप्लिन में है, और थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा डिसिप्लिन में है। डिसिप्लिन में कैसे है कि रिलेशन में तो आपने देखा होगा कि जब कोई एक रिलेशन ए टू बी डिफाइन होता था या ए टू ए डिफाइन होता था, अपन कुछ भी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिलेशन किसी सेट ए पर डिफाइन होता था तो आपने उसमें देखा होगा कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट ए के ही दूसरे एलिमेंट, मतलब दूसरे सेट के एक एलिमेंट कई एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता था। आपने देखा होगा, इस तरीके से आपको ध्यान होगा, ये ए है, ये ए है, 1 2 3 1 2 3। तो जैसे 1 1 से भी हो सकता था, 1 2 से भी हो सकता था, 2 3 से भी हो सकता है, 3 3 से भी हो सकता है। इस तरीके के रिलेशन हुआ करते थे। लेकिन फंक्शन में ऐसा नहीं है। फंक्शन बड़ा डिसिप्लिन है। जो आपने पढ़ा होगा कि भाई फंक्शन में तो जो सेट ए है, इसके एक एलिमेंट का रिलेशन एक ही से होता है, यानी यूनिक इमेज होती है उसकी। डोमेन के किसी भी एलिमेंट की जो इमेज होती है कोडोमेन में, वो यूनिक होती है, यानी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होता था। वो आप लोगों ने 11th में पढ़ा है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा था? फंक्शन में आपने फंक्शन का डोमेन पढ़ा था, है ना? आपने रेंज पढ़ी थी, आपने कोडोमेन भी पढ़ा था। अच्छा, फंक्शन में ही आपने रियल फंक्शन भी पढ़ा होगा, रियल फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना? ये भी पढ़ा होगा। फिर इसके बाद आप लोगों ने जो फंक्शन के टाइप थे, उनमें आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा था। आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। फिर आपने पढ़ा होगा मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा, है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स। आपने कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है ना? आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। आपने लॉग फंक्शन पढ़ा होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, है ना? आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, इंटीजर फंक्शन, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से। इसे हम स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन भी बोलते हैं? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। इसके साथ साथ आपने स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा होगा, जिसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरीके से नीचे से खाली थोड़ा सा छोड़ करके, नीचे से बंद नहीं करते हैं, ये फंक्शन पढ़ा होगा, है ना? आपने सिग्नम फंक्शन पढ़ा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स। मैनी मोर फंक्शंस आपने पढ़े थे, बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे। इसके बाद एलजेब्रा ऑफ द फंक्शन पढ़ा होगा आपने, यानी दो फंक्शंस का सम, माइनस, प्रोडक्ट और डिवीजन, है ना? ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। उसी से आगे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के हिसाब से, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है?
अच्छा, आप लोग एक कहानी सुनना चाहेंगे? चलिए मैं आपको एक छोटी सी, एक आपके क्लास की ही स्टोरी बताता हूं। स्टोरी क्या है, एक कॉन्सेप्ट सा है जिससे आपको थोड़ा सा एक क्लियर हो जाएगा कि अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं। और वो एग्जाम्पल जो दे रहा हूं मैं आपको, उस एग्जाम्पल से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए आपकी क्लासरूम है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं और चेयर लगी हुई हैं जिन पर आप बैठते हैं। तो अब आप जो स्टूडेंट्स हैं यानी आप लोग हैं, और जो चेयर रखी हैं उन पर आप किस तरीके से बैठते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। पहली कंडीशन तो यह है कि एक बच्चा एक चेयर पे बैठे। क्या है, अगर मैं ये आपका जो सेट है, स्टूडेंट्स का सेट है, उसे ए सपोज कर लूँ और इसको बी सपोज कर लेता हूँ, है ना। और ये स्टूडेंट्स S1 S2 S3 इस तरीके से, और भी बहुत सारे हैं। चेयर मैंने सपोज कर ली C1 C2 C3, है ना। तो एक बच्चा एक चेयर पे बैठे, लीजिए बिठा दिया हमने, और ये फंक्शन तो है ही। तो S1 C1 पर, S2 C2 पर, S3 C3 पर। ये पहली कंडीशन हो गई कि एक बच्चा एक चेयर पे बैठता है, राइट। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है, अच्छा बच्चे तो बहुत सारे हैं इसमें, चेयर्स भी बहुत सारी हैं, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई दोस्तों की कोई कमी नहीं होती है, दोस्त हैं वो साथ साथ बैठना चाहते हैं, है ना। तो मान लीजिए ये दोनों दोस्त एक ही चेयर पे या स्टूल पर बैठ सकते हैं। चेयर नहीं तो स्टूल, या जिनके हैंडल नहीं है, साइड जो सपोर्ट नहीं है, वैसी चेयर है, तो उस पर दो बैठ सकते हैं, ठीक है। ये बैठ गए। यानी पहली कंडीशन में एक बच्चा एक स्टूल या एक चेयर पे बैठता है। दूसरी कंडीशन में दो बच्चे एक चेयर या एक स्टूल पर बैठते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई? तीसरी कंडीशन यह हो सकती है कि एक बच्चा एक स्टूल पर बैठे या एक चेयर पर बैठे और कोई भी चेयर खाली नहीं बचनी चाहिए। यानी हर चेयर पर कोई ना कोई बच्चा बैठे होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो एक बच्चा एक चेयर पर बैठ रहा है, या दो बच्चे एक चेयर पर बैठ रहे हैं, या तीन बच्चे एक चेयर पर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, ये बैठ गए साहब, इस तरीके से बैठ गए, यानी कोई भी चेयर खाली नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और है जो हमने फंक्शन में पढ़ते हैं अपन, इस सेट ए को अपन डोमेन कहते हैं, पता होगा आपको, और सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। और जो एलिमेंट्स कोडोमेन के, जो एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स से रिलेटेड होते हैं, वो उसकी इमेज कहलाती है। ये इसकी सॉरी रेंज है, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे S1 जो एलिमेंट है उसकी इमेज C1 है, S2 की C2 है, S3 की C3 है। और ये C1 की S1 प्री इमेज है, C2 की प्री इमेज S2 है, C3 की प्री इमेज S3 है, राइट, ठीक है। तो हम तीसरी स्थिति पर की बात कर रहे थे, यहां चर्चा कर रहे थे, ये सब डोमेन कोडोमेन डोमेन कोडोमेन है। यानी स्टूडेंट चाहे एक चेयर पे बैठे, चाहे दो स्टूडेंट्स एक चेयर पे बैठे, लेकिन चेयर पर बैठते हैं और कोई चेयर खाली नहीं रहती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी फोर्थ कंडीशन ये होती है S1 S2 S3 C1 C2 C3। भले ही एक बच्चा एक चेयर पे बैठे या दो बच्चे एक चेयर पे बैठे, लेकिन कम से कम एक चेयर खाली रहनी चाहिए, एक चेयर कम से कम खाली रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, पहली लाइन, पहले केस में अपन ने क्या देखा कि हमने ये सपोज किया कि आप लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो सेट ए है और जिन चेयर्स पर बैठते हैं वो चेयर्स का सेट बी है, ठीक है।
तो एक बच्चा एक चेयर पर बैठता है, राइट। दूसरी कंडीशन में क्या था कि दो बच्चे एक चेयर पर बैठते हैं, यानी सेट ए यानी डोमेन जो है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज सेम है। यहां देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट आ रही थी, S1 की C1, S2 की C2, S3 की C3, लेकिन यहां क्या है, S1 S2 की इमेज सेम आ रही है, ठीक है। तीसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि बच्चे जो हैं यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो चेयर पर बैठे हैं और कोई भी चेयर खाली नहीं बचनी चाहिए, यानी कि मतलब सीधा सा हो गया कि ये जो कोडोमेन है, कोडोमेन क्या है देखिए जरा ध्यान से, सेट बी के एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं, यानी C1 C2 C3, और यही क्या है इसकी, ये रेंज कहलाती है। क्या चीज है ये, रेंज है। तो मतलब सीधा सा ये है कि रेंज और कोडोमेन कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन में यह था। और फोर्थ कंडीशन में यह था कि बच्चे चेयर्स पर बैठे और कम से कम एक चेयर ऐसी बचनी चाहिए जिस पर कोई नहीं बैठा हो, यानी अगर फंक्शन की लैंग्वेज में बात करें अपन तो यह है कि कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा बचना चाहिए जिसकी जो मतलब जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं हो, ठीक है ना। यानी देखिए ये तो रेंज है इसकी और ये पूरा क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है। ये चार एग्जाम्पल आपने पढ़े। अब देखिए इन चारों एग्जाम्पल को अपन को पढ़ना है, इसको ध्यान में आप रखेंगे, बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए अच्छी तरह से कि जब भी हम चार फंक्शन पढ़ेंगे, जो टाइप ऑफ फंक्शन में चार फंक्शन पढ़ने हैं आज हमें, चार कौन कौन से पढ़ेंगे उनकी अभी डिस्कस करेंगे अपन। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये एग्जाम्पल, ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखिए सबसे पहला आज जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, पहला फंक्शन है टाइप ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन, और इसे वैसे इंजेक्टिव भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, इंजेक्टिव, ठीक। देखिए वन का क्या मतलब है, हमें यह पता है कि कोई भी जो फंक्शन होता है वो f a to b डिफाइन होता है, x to y कर लीजिए या f a to b कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम x y लेते हैं या a b लेते हैं। तो फंक्शन है जो a से b पर डिफाइन है, ठीक है। अब देखिए समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए, ये वन जो है मैंने इसको सेट a सपोज कर लिया और इसको सेट b सपोज कर लिया, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, और इन्हें अपन सपोज कर लेते हैं ABC। फंक्शन जो है वो f a से b पर डिफाइन है, 1 का a से, 2 का b से और 3 का c से। ध्यान दीजिए अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था शुरुआत में स्टूडेंट्स और चेयर वाला, पहला एग्जाम्पल यही था कि एक बच्चा एक स्टूल पर या एक चेयर पर बैठे, सेम वही आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने आपसे भी कहा था कि वन फंक्शन का नाम क्या है, वन फंक्शन या मैपिंग, बात एक ही, मैपिंग कहें या फंक्शन कहें। तो सेट ए का यानी 1 और सेट बी का यानी 1, यानी एक एलिमेंट, एक सेट ए का एक एलिमेंट सेट ए के एक एलिमेंट से रिलेटेड हो। ध्यान दीजिए वन नाम क्या है इसका, वन, ये सेट ए के लिए और ये सेट बी के लिए, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो, वो फंक्शन वन फंक्शन कहलाता है। यानी एक स्टूडेंट एक ही चेयर पर बैठे, एक स्टूडेंट कितनी चेयर पर बैठे, एक स्टूडेंट एक चेयर पर बैठता है, दो स्टूडेंट नहीं,
एक स्टूडेंट एक चेयर पर बैठता है तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाएगा। अब इसे थोड़ा सा मैथमेटिकल डेफिनेशन और लैंग्वेज की तरफ चलते हैं। तो देखिए, इस एलिमेंट की इमेज ये है, ये डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। 1 की इमेज ए, 2 की इमेज बी, 3 की इमेज सी, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज है। तो अगर इसे तो अपन डोमेन कहते हैं, आपको पता है ना, और इसे अपन क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो एक फंक्शन जो ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, अगर डोमेन ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की कोडोमेन बी में डिफरेंट इमेज हो तो वो फंक्शन 1-1 फंक्शन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल वही जो मैंने बोली है उसी को लिखते हैं। अ फंक्शन f such that a function f such that a to b is said to be 1-1 function, 1-1 function, or we can say injective if a different element of domain A has different image in codomain B. A function f such that a to b is said to be 1-1 function or injective, we can say injective, है ना। Also if different element of domain A, देखिए ध्यान से, different element of domain A has different image in codomain B। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख दीजिए 10। क्या है, f such that a to b is 1-1 function if क्या कि f x1 is equal to f x2 then implies x1 is equal to x2 for all belongs to a। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। क्या है कि f such that a to b is 1-1 होता है। आप थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ानी है तो लिख सकते हैं कि इज सेट टू बी 1-1, कोई बात नहीं है। फंक्शन इफ fx1 is equal to fx2 then implies x1 is equal to x2, यानी आप fx1 is equal to fx2, fx1 is equal to fx2 मतलब x1 और x2 दो एलिमेंट्स आप सेट ए से लेंगे। ठीक है, फंक्शन आपको कुछ ना कुछ दे रखा होगा, अपन आगे डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से। दो एलिमेंट्स इसमें से लेंगे सेट ए में से, x1 और x2, एक फंक्शन दे रखा होगा। फॉर एन एग्जांपल जैसे ये इस तरीके से होगा, फिर आप x की जगह x1 रखेंगे और एक बार x की जगह x2 रखेंगे इसमें। तो जब x की जगह x1 रखेंगे तो 2x1 + 3 हो जाएगा, और x की जगह x2 रखेंगे तो 2x2 + 3 हो जाएगा आपका, है ना। तो फिर आप रखेंगे 2x1 + 3 और 2x2 + 3, आप उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर आपका x1 = x2 आ जाता है तब तो वो फंक्शन 1-1 होगा, अदरवाइज 1-1 नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ना 1-1 है। देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, आपने ये तो समझ ही गया कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन ए हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन बी। ठीक है, मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखता हूं। क्या आ जाएगा, 1a 2b एंड 3c, राइट। अगर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, इस तरीके से रिप्रेजेंट है हमारे सामने,
और आपको ये बताना है कि ये 1 1 है या नहीं है, 1 1 मैपिंग है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर डिफरेंट। डिफरेंट होना चाहिए। ये कैसे हैं? डिफरेंट है। यानी जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके सेकंड कंपोनेंट्स कैसे हैं? डिफरेंट है, इसीलिए ये फंक्शन 1 1 है। राइट? ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन चाहे तो इस नोट को लिख सकते हैं। इफ f रिप्रेजेंट इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म then second component एलिमेंट लिख सकते हैं of ordered pairs are different then f is 1 1 function। ठीक है, राइट? ये चीज है। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो उनके सेकंड कंपोनेंट्स, इफ f रिप्रेजेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म देन सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आर डिफरेंट देन f इज 1 1 फंक्शन। ठीक है। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपको ये पता करना हो कि फंक्शन a से b पर डिफाइन है और टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो सकते हैं, तो वो अपन पता कर सकते हैं। देखिए कि अगर सेट ए में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी में q एलिमेंट्स हैं, वेयर p इज लेस देन इक्वल टू q, तब टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी ये कितने होंगे? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू सी पी इंटू फैक्टोरियल पी। ये होता है, ये नंबर्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस होंगे जो ए से बी पर डिफाइन होता है। ठीक है भाई? तो इस तरीके से 1 1 फंक्शन हो गया। हालांकि इसको अपन देखिए एक और चीज है कि अपन ग्राफिकल मेथड से भी देख सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा 12th लेवल से अपने से थोड़ा हाई रहता है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी फंक्शन 1 1 फंक्शन होता है कि अगर जैसे उसका ग्राफ है अपने पास और हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, और वो लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो फिर वो फंक्शन जो होता है वो 1 1 फंक्शन होता है। उस कर्व को अपने पास ग्राफ होगा किसी फंक्शन का, उस फंक्शन का अपन ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद उसके डोमेन के अंदर ही, मतलब उसके रेंज के अंदर ही अपन एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उस कर्व को एक पॉइंट पर काटती है तब तो वो फंक्शन 1 1 होगा, अदरवाइज 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये 1 1 फंक्शन हो गया। ओके, लिख लीजिए। चलिए सेकंड फंक्शन पढ़ते हैं, मैनी वन। आपको मैंने स्टूल और स्टूडेंट और चेयर्स वाला या स्टूल वाला वो एग्जाम्पल दिया था। उसमें सेकंड जो केस था वो ये था कि दो बच्चे या दो से ज़्यादा बच्चे एक साथ, भाई दोस्त हैं, दुश्मन तो है नहीं, बच्चे दोस्त हैं आपस में, 2-3 दोस्त मिलकर के एक बेंच पे या एक स्टूल पे बैठ जाते हैं, है ना। तो वही स्थिति है यहाँ कि मैनी वन फंक्शन,
यानी दो या दो से अधिक बच्चे जब एक स्टूल पर या एक चेयर पर बैठते हैं तो जो फंक्शन बनता है वो कौन सा बनेगा? मैनी वन फंक्शन बनता है। अब देखिए, मैंने आपको अभी वन वन फंक्शन अपन ने डिस्कस किया था कि वन वन फंक्शन क्या था, है ना। अब ठीक वैसे ही देखिए, समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए अपन टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जिस टेक्निक से हमें याद रहे, है ना। हमें पढ़ना है मैनी वन। मैनी यानी ये और वन यानी ये। मैनी का मतलब बहुत सारे, सेट ए के बहुत सारे एलिमेंट्स सेट बी के एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हों, यानी बहुत सारे बच्चे, दो या दो से ज़्यादा बच्चे एक ही स्टूल पर बैठे हैं, है ना। तो देखिए 1 2 3 4 ए बी सी, और भी है डी, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ए से, चलिए 2 भी ए से है, 3 बी से है, 4 सी से है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 ए से हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। 2 इधर हो सकता है, 4 बी से हो सकता है, 3 सी से हो सकता है, तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स, देख रहे हैं आप, 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन कोडोमेन बी या सेट बी। ये कोडोमेन है, ये तो आपको पता ही है ना। और ये क्या चीज है? डोमेन, है ना। यानी बहुत सारे, एक से बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज एक ही हो। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही चेयर पर बैठे, एक ही स्टूल पर बैठे हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स की इमेज कितनी होनी चाहिए? एक ही हो। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे? मैनी वन फंक्शन कहते हैं। अच्छा, चलिए इसको ऑर्डर, अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन भी लिखेंगे इसकी, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख देता हूं मैं। क्या आ जाएगा भाई? 1a 2a। तब तक आप इसके बारे में सोचना कि इससे पहले वाला भी लिखा था, 1 1 भी लिखा था ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, इसको भी लिख रहे हैं। तो फिर आप ये देखेंगे, दोनों में कंपैरिजन करिए तब तक, और मैथमेटिकल डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। क्या है? तो मैथमेटिकल डेफिनेशन में ए फंक्शन f such that a to b is said to be many one function if two or more elements of domain A have same image in codomain B। क्या मतलब है भैया कि f such that a to b is said to be many one function। f जो a से b पर डिफाइन है वो मैनी वन फंक्शन कब कहलाएगा? जब 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन a, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स डोमेन a के हैव सेम इमेज, 2 हैव सेम इमेज, ठीक है ना, इन कोडोमेन b। तो ऐसे फंक्शन को हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 10 f such that a to b is said to be many one function if क्या। अब थोड़ा सा देखिए 1 1 की तरफ चलिए। 1 1 में क्या लिखा था? सेम वैसा ही है, fx1 is equal to fx2 for any 2 elements of domain A, then implies x1 is not equal to x2। ध्यान दीजिए,
वहां पर क्या था 1 1 में ये था कि fx1 इज इक्वल टू fx2 देन x1 इज इक्वल टू x2, लेकिन यहां क्या है x1 इज नॉट इक्वल टू x2। ठीक है ना, तो ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन कहते हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फंक्शन 1 1 है वो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन अगर वो 1 1 नहीं है तो निश्चित रूप से वो मैनी वन फंक्शन होगा। तो आप चेक तो 1 1 फंक्शन करेंगे, अगर वो हो गया तो कोई बात ही नहीं है। नहीं होगा 1 1 फंक्शन, आपने प्रूफ किया fx1 इज इक्वल टू fx2 लेकर के, और वो आपने निकाला कि x1 इज इक्वल टू x2 निकाल दिया, तब तो 1 1 हो गया। अदरवाइज अगर x1 इज इक्वल टू x2 नहीं आता है तो इज नॉट इक्वल टू होगा, तो उस कंडीशन में ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। राइट, अच्छा चलिए अपन एक और चीज देखते हैं। मैंने ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा था और आपसे कहा था कि तब तक आप थोड़ा सा ये भी देखते जाइए मैथमेटिकल डेफिनेशन और इसको भी विचार करते जाइए। तो देखो भाई, इसमें सीधी सी बात है, इन एलिमेंट्स को देखिए, यानी ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनके सेकंड कंपोनेंट सेम है, देखो इक्वल है ना। तो अगर ऐसा कोई होता है, यानी फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है और उसके कम से कम दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हों जिनके सेकंड कंपोनेंट्स सेम हों, सेकंड कंपोनेंट्स कैसे हों, सेम हों, तो ऐसे फंक्शन को फिर हम मैनी वन फंक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो मैनी वन की इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी, ए फंक्शन f such that a to b is said to be many one function if there exist two or more ordered pairs have same second component। ठीक है ना, कि a function f such that a to b is said to be many one function if there exists two or more ordered pairs have same second component, यानी उनका जो सेकंड कंपोनेंट हो वो सेम होना चाहिए। यानी दो या दो से ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हों, ये तो दो ही हैं लेकिन दो से ज्यादा भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हो सकते हैं जिनके सेकंड कंपोनेंट सेम हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक और बात हुई थी अपनी ग्राफिकल मेथड से, कि ग्राफिकल मेथड से कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन है वो 1 1 होगा या मैनी वन होगा। तो देखिए भाई, वैसी डेफिनेशन से तो ये क्लियर हो गया कि जो फंक्शन 1 1 है वो तो 1 1 है ही, और जो 1 1 नहीं होगा वो फिर कैसा होगा, मैनी वन होगा। लेकिन अगर हम ग्राफिकल मेथड से देखते हैं तो फिर देखिए, ये ग्राफ है, ये sin x का ग्राफ है, आप देखिए एक x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, और अगर वो लाइन दो या दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, दो या दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो फंक्शन जो होता है वो मैनी वन होता है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से अपन को कोई क्वेश्चन करना नहीं है, अपने तो ये मेथड है,
या फिर ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म वाला मेथड है। पर देखो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, इसको विस्तार से अपन क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर किसी फंक्शन का डोमेन चेंज होता है या कोडोमेन चेंज होता है तो उस फंक्शन का नेचर भी चेंज हो सकता है। वो वन वन से मैनी वन भी हो सकता है और मैनी वन से वन वन भी हो सकता है। लेकिन इसकी चर्चा अपन क्वेश्चन जब करेंगे ना, जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिलहाल मैनी वन को नोट करिए। चलिए अब पढ़ते हैं एक नेक्स्ट फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल याद है, शुरू में दिया था आप लोगों के बैठने की और चेयर पर बैठने की जो अरेंजमेंट था, जो व्यवस्था थी कि किस किस तरीके से बैठ सकते हैं, याद आ गया ना। थर्ड कंडीशन ध्यान करो, थर्ड कंडीशन क्या थी कि हर बच्चा स्टूल पर बैठना चाहिए, मतलब वो तो बैठेगा ही बैठेगा, ये तो बात सही है। बच्चे स्टूल या चेयर पर बैठें और ऐसे बैठें कि कोई भी स्टूल या चेयर क्लास में खाली नहीं रहनी चाहिए, सब पर बैठने चाहिए। चाहे एक चेयर पर दो बच्चे बैठें, चाहे तीन बैठें, चाहे एक बच्चा एक चेयर पर बैठे, लेकिन चेयर खाली नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखिए अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए और ये बी। अब ये तो पता ही है आपको, डोमेन है ये, है ना, और ये आपका कोडोमेन होता है। इसके एलिमेंट्स हैं सपोज किए 1 2 3 4, चलो 5 भी ले लेते हैं, ए बी सी डी और ये ई डी ले लेते हैं। चलो यहाँ तक 1 का रिलेशन ए से है, 2 का सी से है, 4 का बी से है, 3 का भी सी से है और 5 का डी से है। ठीक है ना। यानी अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो 1A 2C 4B 3C 4B और 5D। ठीक है ना। एक और चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी रेंज क्या है। रेंज कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी। ठीक है। अच्छा, कोडोमेन क्या है, सेट भी होता है, ए बी सी एंड डी। ध्यान दीजिए, सारे बच्चे तो बैठेंगे स्टूल पर, ये तो बिल्कुल फिक्स है, कोई बच्चा रहेगा नहीं, लेकिन कोई भी चेयर खाली नहीं है। मतलब ये हो गया कि सेट बी के यानी कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उनमें वो एलिमेंट्स सेट ए के यानी डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज है। 1 की इमेज ए, 2 की सी, 3 की सी, 4 की बी, 5 की डी। यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट्स कोडोमेन में नहीं है जो किसी एलिमेंट की इमेज नहीं हो। समझिए ध्यान से, इस सेट बी में यानी कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो डोमेन ए के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं हो। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो भाई, ये तो इमेज हो गए ए बी सी डी और ये प्री इमेज है, 1 2 1 2 3 4 5, ये जो है ना वो प्री इमेज है। तो यानी सेट बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए यानी डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है। मतलब ये हो गया सीधा सा कि ये जो रेंज है ए बी सी डी और कोडोमेन भी यही है, देखिए कोडोमेन भी यही है, रेंज भी यही है। तो अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल हैं यानी सेट बी, ये सेट बी है, तो फिर ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा भैया, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा।
यानी सेट ए को अपन जो डोमेन कहते हैं और सेट बी को अपन जो कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो सेट ए यानी डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज नहीं हो। मतलब ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने ई लिख दिया ना। अब ई देखिए, ई किसी की भी इमेज नहीं है। अपन यूं भी कह सकते हैं कि ई की कोई प्री इमेज नहीं है भाई। जैसे ए की प्री इमेज 1, टू की प्री, वो बी की प्री इमेज 4, सी की प्री इमेज 2 और 3, डी की प्री इमेज 5, लेकिन ई की प्री इमेज नहीं है। ठीक है ना। तो ऐसा एलिमेंट कोई नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज डोमेन ए में एग्जिस्ट नहीं करती हो। अगर ऐसी स्थिति है कि सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट्स की इमेज के रूप में हो, तो फिर ऐसे फंक्शन को अपन क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। क्या है कि ए फंक्शन f such that a to b is said to be onto function if a function f such that a to b is said to be onto function, और सर्जेक्शन और लिख लो, और सर्जेक्शन if there exists, if a function f is said to be onto function or surjection if every element of codomain B has is the f image of some element of A, that is f is equal to B, है ना। और सीधी सी बात क्या हो गई? और रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। अगर फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो ऐसा फंक्शन ऑन टू फंक्शन कहलाएगा, है ना। thus f such that a to b is onto function और अपन क्या कह सकते हैं इसे? सर्जेक्शन, है ना। onto function if there exist, है ना, there exist नहीं, if onto function or surjection if and only if for every element B belongs to B, capital B, there exists A belongs to A such that f A is equal to small b, f A is equal to small b। ये हो गया साहब, इसे अपन कहते हैं there exist। ठीक है। तो thus if f such that a to b is onto function और surjection if and only if, या IFF का मतलब क्या है कि if and only if for every element b belongs to b, यानी सेट b का कोई एलिमेंट स्मॉल b there exist
इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी सेट बी के किसी एलिमेंट स्मॉल बी की प्री इमेज सेट ए में यानी डोमेन ए में स्मॉल ए के रूप में एग्जिस्ट हो, यानी एफ ए इज इक्वल टू बी, जिसे अपन एफ ए इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि किसी फंक्शन को ऑन टू बताने के लिए, अच्छा एक बात और बता दूं मैं आपको यहां कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस समय आपको, यानी जब ऑन टू फंक्शन को प्रूफ किया जाएगा या और वन वन को प्रूफ किया जाएगा, तो मैं आपको वहाँ वर्किंग मेथड बताऊंगा कि किस तरीके से हम ऑन टू वन वन और ऑन टू फंक्शन को प्रूफ करेंगे। स्टेप्स बताऊंगा मैं कि आपको पहले स्टेप में ये करना है, सेकंड स्टेप में ये करना है, इसी तरीके से ऑन टू के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखें कि हम जब ऑन टू फंक्शन बताएंगे तो उस फंक्शन की रेंज उस फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल होगी, तब तो वो फंक्शन ऑन टू या सरजेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हो गई ना कि मैंने जो थर्ड केस बताया था आपको स्टूल और क्लास में बैठने वाला, कि हर बच्चे चेयर पर बैठे, हर बच्चा चेयर पर बैठे और कोई भी चेयर खाली नहीं रहनी चाहिए, है ना। यानी ये रेंज है, देखो ये क्या चीज़ है, ये रेंज है। तो रेंज और कोडोमेन कैसा होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन एक नया फंक्शन, एक और फंक्शन, इनटू फंक्शन। अच्छा वो एग्जाम्पल तो आपको दिमाग में रखना ही है जब तक टाइप्स ऑफ फंक्शन पूरे नहीं हो जाते। उसमें क्या था, जो लास्ट एग्जाम्पल था, यानी लास्ट कंडीशन जिसे अपन कह सकते हैं, वो क्या थी कि हर बच्चा, देखो बच्चे तो स्टूल पर बैठने ही है, ये तो बात पक्की है, बच्चे स्टूल पर बैठें और कम से कम एक स्टूल खाली बचना चाहिए। अगर एक स्टूल खाली बचता है तो ऐसा फंक्शन कौन सा हो जाएगा? क्या लिखाइए? इनटू फंक्शन, है ना। ये सेट ए और ये सेट बी, ये एफ, ठीक है। एग्जाम्पल तो सिंपल सा ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 और ये ए बी सी डी ई, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे कि बच्चे 4 हैं, स्टूल 5 हैं, तो नेचुरली एक तो कम होगा ही, कोई बात नहीं, लीजिए हटा देते हैं, ठीक है। 1A से, 2BA से, 3B से और 4C से, है ना। तो देखो ध्यान से देखिए कि सेट ए यानी जिसे हम डोमेन कहते हैं और सेट बी यानी कोडोमेन, ठीक है। यहां हम ध्यान से देखें तो 1 की जो इमेज है वो ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज बी है, 4 की इमेज सी है, लेकिन बेचारा डी, इसकी कोई इमेज ही नहीं है, मतलब ये किसी की इमेज ही नहीं है, सॉरी ये किसी की इमेज ही नहीं है। यानी ए की प्री इमेज 1 और 2, बी की प्री इमेज 3, सी की प्री इमेज 4 और डी बेचारा, इसकी कोई प्री इमेज ही नहीं है। तो वही स्थिति हो गई कि कम से कम एक स्टूल खाली बचना चाहिए, है ना। तो अगर हम देखो इसको, इसकी रेंज लिखना चाहें, चलिए बताइए रेंज क्या हो जाएगी इसकी? ए बी सी, ये रेंज हो गई, ये रेंज हो गई, ठीक है। और पूरा सेट क्या हो गया? कोडोमेन हो गया, यानी ए बी सी डी। तो रेंज यानी ये सेट बी है, रेंज कोडोमेन का क्या हो गया? सबसेट हो गया। रेंज कोडोमेन का क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से है कि सेट बी में, मतलब फंक्शन ए से बी पर डिफाइन होगा, है ना, और कोडोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बचता है जिसकी
डोमेन ए में कोई प्री इमेज नहीं हो, कोई प्री इमेज नहीं हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, देन एफ इज नोन एज इनटू फंक्शन। अगर किसी फंक्शन की रेंज कोडोमेन का सबसेट हो तो वो फंक्शन फिर इनटू फंक्शन कहलाता है। यानी जो एग्जाम्पल हमने शुरू में देखा था, जो चौथी कंडीशन थी कि कम से कम एक स्टूल खाली रहना चाहिए, एक चेयर खाली रहनी चाहिए जिस पर कोई बच्चा नहीं बैठा हो, तो वो जो एग्जाम्पल था वो इनटू फंक्शन का था। इस एग्जाम्पल को दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से रखना, इससे चारों डेफिनेशन क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए फंक्शन f such that a to b is said to be into function if at least one element of codomain B has no pre-image in domain A. If there exists, और लिख देते हैं there exist क्या है, a function f such that a to b is said to be into function if there exists at least one element of codomain B has no pre-image in domain A. That is, range of f is subset of codomain of f. Then f is called into function. और वैसे तो सीधी सी बात यह है कि जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो निश्चित रूप से इनटू फंक्शन होगा। यानी वन वन और मैनी वन, ऑन टू और इनटू। वन वन और मैनी वन को जब आप प्रूफ करेंगे तो आप वन वन को प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। अगर वन वन हुआ तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो फिर वो मैनी वन होगा। इसी तरीके से ऑन टू प्रूफ करेंगे आप। ऑन टू प्रूफ अगर हो जाता है, यानी रेंज और कोडोमेन उसके इक्वल आ जाते हैं, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या होगा, मैनी वन होगा। तो आप वो सॉरी इनटू फंक्शन होगा। तो इनटू फंक्शन के लिए आपको क्या देखना है कि उस फंक्शन की रेंज कोडोमेन एफ का सबसेट होना चाहिए। अगर सबसेट है तो वो फंक्शन इनटू फंक्शन होगा, ठीक है ना। यानी हमने 4 फंक्शन पढ़ लिए हैं, वन वन, मैनी वन, ऑन टू और इनटू। उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप दिमाग में रखना। अब क्या है, इनको आपस में अगर मिला लेते हैं, इनको आपस में इकट्ठा कर दें, तो जैसे हो जाएगा वन वन ऑन टू फंक्शन, इसे अपन बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वन वन इनटू फंक्शन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा वन वन सॉरी मैनी वन ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ हो जाएगा मैनी वन इनटू फंक्शन। अब इनको अलग से पढ़ने की कोई ऐसी स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं है कि अपन को स्पेशली पढ़ना हो। है क्या चीज़ कि जैसे आपको वन वन ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो आप वन वन प्रूफ करिए और ऑन टू प्रूफ कर दीजिए, वन वन ऑन टू हो गया, सिंपल सी चीज़ है। आपको प्रूफ करना है कि वन वन इनटू फंक्शन है तो आप पहले तो वन वन फंक्शन प्रूफ करिए और उसके बाद इनटू फंक्शन प्रूफ करिए। वैसे तो यह है कि वन वन प्रूफ करोगे तो वन वन प्रूफ हो गया तो कोई बात ही नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं इस चीज़ को।
1 1 नहीं हुआ तो फिर वो मैनी वन होगा, है ना। फिर आप अगर मैनी वन ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो मैनी वन प्रूफ करिए और उसके बाद ऑन टू फंक्शन प्रूफ करिए। फिर आपको मैनी वन इनटू फंक्शन प्रूफ करना है तो पहले आप मैनी वन फंक्शन प्रूफ करिए, फिर उसके बाद इनटू फंक्शन प्रूफ करिए। तो मतलब इस तरीके से ये 4 फंक्शन और बन जाते हैं। है क्या, वही 4 जो फंक्शन हमने पढ़े हैं उन्हीं को कंबाइंड कर दिया गया है, उन्हीं को इकट्ठा कर दिया गया है, तो ये 4 फंक्शन आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए आज जो हमने पढ़ा है ना, पहले नोट करिए, आज जो हमने पढ़ा है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में 4 फंक्शन पढ़े हैं। 4 फंक्शन कौन कौन से? 1 1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। ठीक है, इन 4 फंक्शन में आपको मैंने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल से ही ध्यान रखना है। 1 1 यानी एक का एक से रिलेशन, मैनी वन यानी बहुत का एक से रिलेशन, मैनी यानी बहुत, मैनी एलिमेंट्स का जो इमेज है वो एक एलिमेंट हो। ठीक है, ऑन टू में कोडोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचे जो किसी की इमेज नहीं हो, सबकी इमेज होती है भैया, ध्यान रखें, है ना। और इनटू फंक्शन में एक कम से कम एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा बचना चाहिए जो किसी की प्री इमेज, जो किसी की इमेज नहीं हो, यानी उसकी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती हो, इसकी इस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, वो इनटू फंक्शन होता है। तो अच्छी तरह से पढ़िए, इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से अपने समझा है इसको, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है आपका, उसमें हम एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 12th क्लास की, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप अच्छे तरीके से इस थ्योरी को समझ लें, इसको समझने की कोशिश करें, नोट्स बनाएं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय।